कई तरह के शक सवाल दिल में आते हैं जब भी शुगर, बीपी और दिल के मरीज़ों में फास्टिंग, रोज़ा या उपवास रखने की बात होती है। हमें शुगर है, क्या फास्टिंग सेफ़ है? सुना है फास्टिंग नहीं करना चाहिए, रिस्की होता है। ये भी सुना है कि फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आखिर सच क्या है? ऐसे कई सवाल आजकल शुगर, बीपी और दिल के मरीज़ हमें पूछ रहे हैं, क्योंकि रमज़ान कुछ दिनों बाद श्रावण शुरू होने वाला है, जिसमें अक्सर लोग हमारे यहाँ रोज़ा, फास्ट, उपवास रखते हैं। तो मैंने सोचा शुगर में फास्टिंग इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, जिसे देखने के बाद आप लोगों के मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर रफ़ीक, शुगर हार्ट स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल। आज आपको बताऊंगा कि शुगर के वो कौन से पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने बिल्कुल फास्ट रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शुगर के कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनमें फास्ट वो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा, सावधानी बरतनी होगी। और फिर देखेंगे वो शुगर के कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनमें मेडिकली फास्टिंग अलाउड नहीं है, या अगर वो फास्ट करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की अफेयर हो सकता है। फिर बात करेंगे फास्टिंग के दौरान खान पान कैसा हो, किस तरह का खाना पीना हो। और फिर देखेंगे कि फास्टिंग में एक्सरसाइज किस तरह से की जाए। फिर बात करेंगे कि फास्टिंग की वजह से होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं। बाद में ये भी देखेंगे कि खून में शुगर की मॉनिटरिंग किस तरह से फास्टिंग में की जानी चाहिए, कब कब शुगर देखना चाहिए। और आखिर में देखेंगे, बात करेंगे कि दवाइयों का इंतज़ाम फास्टिंग के पीरियड में कैसा हो, दवाइयों का मैनेजमेंट कैसा हो। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक देखें, सुने। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई शो करूं वो सीधे आपके स्क्रीन तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले आज के क्विज का सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना यह है कि शुगर या डायबिटीज के मैनेजमेंट में हमारे बॉडी का वो कौन सा पार्ट सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके ऑप्शंस है ए पैनक्रियास, बी किडनी, सी लिवर और डी स्प्लीन। जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, पहले देखेंगे वो शुगर के पेशेंट्स जो आसानी से इजीली फास्ट रख सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनमें आते हैं वो लोग जिनकी शुगर एक्सरसाइज से, डाइटिंग से अच्छे से कंट्रोल में है, 1-2 गोलियों पर, जिनकी HbA1c 7 से कम है, खाने से पहले की शुगर 110 से कम और खाने के बाद की ब्लड शुगर 180 से कम है। तो ये लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। वो शुगर के पेशेंट जिन्हें इंसुलिन चालू नहीं है, या वो शुगर के पेशेंट जिन्हें शुगर की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन बॉडी में डेवलप नहीं हुआ है, जैसे किडनी पर असर, पैरों पर असर, आँखों पर असर। उसी तरह से वो पेशेंट जिनकी उम्र 60 से कम है, तो ये वो पेशेंट्स हैं जो आसानी से रोज़ा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी दवाइयों में एडजस्ट करनी पड़ती है। वो क्या एडजस्टमेंट है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब देखेंगे वो कैटेगरी के शुगर के पेशेंट्स जो फास्ट रोज़ा तो रख सकते हैं, बट थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, थोड़ा सा रिस्क होगा। तो दोस्तों, उनमें आते हैं जिनकी ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल में नहीं है, यानी कि HbA1c 7 से 9 के दरमियान, खाने से पहले की शुगर 150 तक, खाने के बाद की शुगर 250 तक। वो पेशेंट जिन्हें इंसुलिन चालू है या जिन्हें 2-3 नमूने की शुगर की गोलियां चालू है। फिर वो भी पेशेंट जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो। अगर ये पेशेंट्स को फास्ट रखना है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और थोड़ा सा रिस्क होगा। वो क्या सावधानी है, वो क्या रिस्क है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जस्ट कीप वॉचिंग। अब देखेंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट वो कैटेगरी के लोग जिन्हें शुगर में फास्ट रखना थोड़ा सा रिस्की है या मेडिकली एडवाइजेबल नहीं है। तो इस कैटेगरी में सब में पहले आते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स। जी हाँ, ये पेशेंट जो अपने शुगर को कंट्रोल के लिए इन्हें इंसुलिन पर डिपेंड होना पड़ता है, ये बच्चों में देखा जाता है। इसमें 2-3 बार दिन में इंसुलिन लेना पड़ता है। उसी तरह से वो पेशेंट जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, यानी कि जिन्हें किसी सपोर्ट की, रिलेटिव की ज़रूरत पड़ती है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट अपना केयर नहीं ले सकते। उसी तरह से वो पेशेंट जिनमें पिछले 3 महीनों में लो शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया के एपिसोड्स हो चुके हों, या जिनकी शुगर काफ़ी फ्लक्चुएट करती हो इरेटिक तरीके से, कभी काफ़ी लो है, कभी काफ़ी हाई है, जिसे ब्रिटल डायबिटीज़ कहते हैं, तो ये लोगों में भी थोड़ा सा फास्टिंग रिस्की हो जाता है। उसी तरह से वो लोग जिनकी शुगर हमेशा ही बढ़ी हुई रहती है, यानी कि HbA1c 9-10 के ऊपर, फास्टिंग खाने के पहले के शुगर का लेवल 150 के ऊपर और खाने के बाद के शुगर का लेवल 300 के ऊपर।
उसी तरह से वो शुगर के पेशेंट जो इंसुलिन पर हैं, जिन्हें दिन में 3 मरतबा इंसुलिन चालू है या 3-4 प्रकार की गोलियां चालू है, वो शुगर के पेशेंट जिन्हें शुगर की वजह से जिनके किडनी पर असर है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, या जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जो डायलिसिस पर हैं, या शुगर की वजह से जिनकी आँखों पर, पैरों के नसों पर असर है, तो थोड़ा उनमें भी दोस्तों डिफ़िकल्ट है फास्टिंग करना। उसी तरह वो शुगर के पेशेंट्स जिन्हें पिछले 4 महीने में हार्ट से रिलेटेड कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई हो, जैसे कि हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हुई हो, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। उसी तरह से जिनको एक्यूट इन्फेक्शन या बुखार है शुगर के पेशेंट्स को, तो वो भी इसी में आएंगे। और आखिर में वो गर्भवती महिलाएं या प्रेग्नेंट लेडीज़ या दूध पिलाती माएँ, अगर उन्हें शुगर हो तो वो भी फास्ट करना उनके लिए थोड़ा सा रिस्की होगा। तो दोस्तों ये वो कैटेगरी के लोग थे जो अगर फास्टिंग करते हैं तो इन्हें ये मेडिकली एडवाइजेबल नहीं है और ये काफ़ी रिस्की होगा। अब बात करेंगे फास्टिंग के दौरान हमारे खान पान को लेकर, खाना पीना कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर फास्टिंग के पीरियड में हमारे यहाँ मीठा, तलन और ऑयली चीज़ों का और नमकीन चीज़ों का काफ़ी बोलबाला होता है। समोसा, पकोड़े, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें शुगर के पेशेंट्स के लिए नुकसान करती हैं, तो इन्हें लेने से बचें। इसकी जगह आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस, ज्वार, गेहूं, जो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और तेज़ी से ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएंगे। उसी तरह से प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, ये भी स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और इससे पेट भरा भरा रहेगा, भूख की फीलिंग नहीं आएगी। इनमें आते हैं मटकी, पनीर और दूध से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स और अंडे की सफ़ेदी, मशरूम वगैरह। फाइबर जिसमें होता है, सलाद जो कि वाटर से भरा हुआ होता है, गाजर, बीट वगैरह, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लें क्योंकि लंबी फास्टिंग होती है 13-14 घंटे की। फ्रूट्स, इन्हें भी आपने कसरत से लेना चाहिए, पर याद रहे आम, अंगूर, चीकू और केला, ये 4 ऐसे फ्रूट हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से ये शुगर को बढ़ाते हैं, तो इन्हें आप फास्टिंग में लेना थोड़ा सा अवॉइड करें। अब ये अक्सर देखा जा रहा है कि ये जो फास्टिंग है ये अप्रैल में आ रही है, काफ़ी हॉट सीज़न है, तो डिहाइड्रेशन काफ़ी लोगों को रहता है, तो पानी आपने भरपूर लेना है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपने फास्टिंग छोड़ने के बाद और दूसरे दिन सहर तक पीना है, 3 से 4 लीटर पानी। बात करेंगे एक्सरसाइज को फास्टिंग में, तो अक्सर लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं या कुछ लोग हैं कि फास्टिंग में जिम वगैरह भी करते हैं। तो दोस्तों दोनों चीज़ें गलत है। एक्सरसाइज आपने फास्टिंग में एकदम से हल्की करनी है। सिर्फ सुबह में 6-7 बजे के टाइम पर एक 15 से 20 मिनट या आधा घंटा स्लोली वॉक कर लें, दैट इज़ इनफ, उतना सफिशेंट है। ज़्यादा हेवी वर्कआउट ना करें और एक्सरसाइज 5-6 बजे के टाइम पे या रात में 9-10 बजे के बाद में ना करें। दोस्तों अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि फास्टिंग में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क होते हैं। तो इसमें फास्टिंग में पहला रिस्क होता है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल का कम होना। मुस्लिम्स में जो फास्टिंग रखते हैं उसमें खाना पीना अलाउड नहीं होता है, बाकी के दूसरे रिलीजन्स में थोड़ा स्नैक्स वगैरह वो ले सकते हैं। तो लो शुगर का काफ़ी रिस्क रहता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें शुगर 60 से भी कम हो जाती है, जिसमें पेशेंट को पसीना आएगा, थरथराहट रहेगी, एकदम से कमज़ोरी आ जाएगी, चक्कर आएगी, इस तरह के लक्षण होने का रिस्क रहता है। उसी तरह इसके अपोजिट जैसे हाइपरग्लाइसेमिया, जिसमें शुगर 300 के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से मुंह का सूखना, बार बार प्यास लगना, घड़ी घड़ी पेशाब का आना, ये सब सारी चीज़ें देखी जा सकती है। उसी तरह तीसरा कॉम्प्लिकेशन है शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। जब इन तीनों में से हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का कम होना, हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का काफ़ी बढ़ जाना, और डिहाइड्रेशन, पानी की कमतरता, अगर आप में एक भी इसमें से होता है तो आपने फ़ौरन अपने फैमिली डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए और आगे की फास्टिंग के बारे में डिस्कस करना चाहिए और ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछना चाहिए। तो ये हमने देखा दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस शुगर के पेशेंट्स में फास्टिंग के पीरियड में। अब देखेंगे कि ग्लूकोज को, शुगर को हमने फास्टिंग में कैसे मॉनिटर करना है। मॉनिटरिंग ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है दोस्तों फास्टिंग पीरियड में। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको इससे आपके शुगर का क्या ट्रेंड रहता है दिन भर का वो पता चलेगा। नंबर 2, आप शुगर एकदम से जब लो होती है हाइपोग्लाइसीमिया, या एकदम से जब हाई होती है हाइपरग्लाइसीमिया, इन दोनों को भी पहचान सकते हैं। तो ये ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग आपने 4 बार करनी है। एक सुबह का सहर का खाना खाने के 2 घंटे बाद, 2 दोपहर में 2-3 बजे, 3 फास्टिंग छोड़ने से पहले यानी इफ्तार से पहले, और 4 रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद। जब आप इस तरह से मॉनिटरिंग करोगे
तो काफ़ी सेफ़ तरीके से आपकी फास्टिंग होगी। ये आपने थ्रू आउट द मंथ करना नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन कीजिए, इससे आपको एक ट्रेंड मालूम हो जाएगा और बाद में फिर आपको इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में दोस्तों देखते हैं शुगर में दवाइयों के मैनेजमेंट को दवाइयाँ किस तरह से लेना चाहिए। तो फास्टिंग शुरू होने से पहले आपने अपनी लेटेस्ट HbA1c की रिपोर्ट और शुगर खाने के पहले खाने के बाद का लेकर अपने डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। वो आपके रिपोर्ट्स के अनुसार आपके दवाइयों में एडजस्टमेंट करेंगे। अक्सर शुगर की दवाइयाँ तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती हैं, जैसे कि सल्फोनोरियाज, उसमें आता है ग्लिपिजाइड, गिलिबेनक्लमाइड, ग्लिमिप्राइड। ग्लिपिजाइड, गिलिबेनक्लमाइड आजकल यूज़ में नहीं होती, ग्लिमिप्राइड ही ज़्यादा यूज़ में आती है। उसी तरह से ग्लिटाजोन, पाइग्लिटाजोन, ये दवाइयाँ दोस्तों तेज़ी से ब्लड शुगर कम करने का, हाइपोग्लाइसेमिया का पोटेंशियल रखते हैं। उसी तरह से SGLT2 इनिबिटर्स जैसे कि रेमोग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये हमारे जिस्म में का पानी यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का ये पोटेंशियल रखते हैं। तो डिहाइड्रेशन के चांसेस इनके इस्तेमाल से होते हैं। तो आप अगर इन दवाइयों पर हों तो अपने डॉक्टर साहब से मिलें। वो हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ चेंज करके आपको ग्लिप्टिन्स यानी कि सीटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, टेनलिग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन या मेटफॉर्मिन पर डालेंगे, जो कि काफ़ी सेफ़ दवाइयाँ हैं जिनमें शुगर लो होने का रिस्क नहीं होता है। इन जनरल सुबह की दवाइयों का डोज 30 से 50% तक कम किया जाता है। शाम का दवाइयों का डोज जनरली कम नहीं करते हैं। वजह ये होती है कि हम दोपहर का खाना नहीं खाते हैं, इसलिए सुबह में डोज कम लेना पड़ता है। जो लोग इंसुलिन दिन में एक ही बार लेते हैं, तो अगर सुबह में लेते हैं तो बेटर रहेगा कि वो शाम में लें। वो भी उसमें वो 30 से 50% डोज अपना कम कर दें। मान लीजिए अगर कोई 20 यूनिट रोज़ सुबह में लेते हैं तो उन्हें शाम में 10 से 15 यूनिट लेना चाहिए। और कुछ पेशेंट्स दो वक्त में इंसुलिन लेते हैं, तो उन्हें सुबह का जो डोज है उसमें 30 से 50% रिडक्शन करना चाहिए। मान लीजिए कोई पेशेंट सुबह में 40 और शाम में 20 यूनिट इंसुलिन लेता है, तो उसे सुबह में 20 या 25 यूनिट इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। याद रहे ये डोसेजेस आपने अपने डायबिटोलॉजिस्ट, अपने फैमिली फिजिशियन से मिलकर डिसाइड करना चाहिए। खुद ही मन से डोसेस को कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया या हाई शुगर हाइपरग्लाइसीमिया या डिहाइड्रेशन का काफ़ी रिस्क होगा। जब आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर फास्टिंग करोगे तो आपकी फास्टिंग, रोज़ा, उपवास, आपकी इबादत अच्छे से सेफ तरीके से कंप्लीट होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल मैं आपका अपना दोस्त बस आज यहाँ रुकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्या लगता है आपको, कमेंट करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। खासकर शुगर के पेशेंट्स में जो रोज़ा रखना चाहते हैं, उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें तो ज़रूर दें। उसी तरह अगर चैनल पर नए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं वो फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं कोई और टॉपिक पर बात करने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।